क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह किस हथियार से डरते थे? मित्रों, वे जिस हथियार से डरते थे उसका नाम है किताब। नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी से लेकर दुनिया का हर क्रूर तानाशाह सबसे पहले अगर किसी चीज़ पर पाबंदी लगाता है तो जानते हैं वो क्या है? वो हैं किताबें, वे हैं पत्र और पत्रिकाएं। और इसके साथ ही साथ उसने अगर दूसरा प्रतिबंध आरोपित किया है तो यह प्रतिबंध आरोपित हुआ है विद्वानों पर और पढ़ने लिखने वाले लोगों पर। नेपोलियन ने कहा भी था कि फ्रांस का राजवंश और लंबे समय तक चलता और फ्रांस की जो बर्बादी है वह बर्बादी भी इस तरह से न होती, क्योंकि तत्कालीन जो रूलर्स थे उन रूलर्स ने यदि वॉल्टेयर की कलम को लिखने से पहले ही तोड़ दिया होता। मित्रों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इन तानाशाहों को पता था कि एक तोप का जो गोला होता है ना, उससे आप किसी सैनिक या इंसान के शरीर को मार सकते हैं, लेकिन एक कलम की जो स्याही है ना, उसमें वो असीमित ताकत होती है जो सदियों की गुलामी को और मानसिक बेड़ियों को एक झटके में पिघलाकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। मित्रों, आज हमारे देश भारत में चारों ओर असंतोष है, असमानता है, बेरोजगारी, अत्याचार और शोषण तो आपको पग पर दिख जाएगा। आज इस देश में कोई भी परीक्षा अगर होती है तो उस परीक्षा की जो शुचिता है ना, वह शुचिता संदिग्ध है। रुपए पैसे से आज पद बिकने लगे हैं। अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग आज बेरोजगार हैं। हमारे विश्वविद्यालय जातिवाद, वर्णवाद, भाई भतीजावाद के जीवंत प्रमाण हैं। हमारे देश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और महंगी प्राइवेट स्कूलों को लाकर समाज के एक बड़े हिस्से को जीवन की मौलिक आवश्यकता शिक्षा से दूर किया जा रहा है। मित्रों, एक देश जब एक प्रशासन और एक मुद्रा से संचालित हो सकता है तो इस देश में शिक्षा क्या एक नहीं हो सकती? और जब शिक्षा पाने में ही और देने में ही विषमता है तो इस देश में समता की स्थापना कैसे हो सकती है? और यह सब कुछ जानने के बावजूद हमारे देश का जो समाज है, आखिर वह चुप क्यों है? वह अपनी सरकारों से प्रश्न क्यों नहीं पूछ पा रहा है और क्यों नहीं एक आंदोलन खड़ा कर पा रहा है? मित्रों, ऐसा वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि सवाल करने के लिए भी तर्क चाहिए, चेतना चाहिए, और वह तर्क और चेतना तो हमने अपने बच्चों में विकसित होने ही नहीं दिया। हम अपनी पीढ़ियों को अंधभक्त बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस ट्रेनिंग को पाया हुआ
व्यक्ति गुलामी की मानसिकता को अपनी तस्वीर और तकदीर मान बैठता है। मित्रों, इसका निदान क्या है फिर? मित्रों, इसका एक निदान है, कोई दूसरा निदान नहीं है। हम एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करके या बेहतर शिक्षा दे करके गुलामी की मानसिकता को तोड़ सकते हैं। मित्रों, शिक्षा के महत्व को हमारे आजादी के हीरो ने भी समझा था। शिक्षा को महत्व को समझने के बाद ही भगत सिंह ने जेल की कालकोठरी से अपनी किताब प्रिजन डायरी में लिखा था कि विचार हवा में जन्म नहीं लेते, अभी तो ये विचार किताबों के पन्नों के काले अक्षरों में जन्म लेते हैं, फिर वहीं से ये विचार निकलते हैं और निकल करके इंसान के दिमाग में प्रवेश करते हैं। और जब ये इंसान के दिमाग में पहुंचते हैं तो एक चिंगारी और लपट के रूप में बदल जाते हैं। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए भगत सिंह ने कहा था कि देखो, मैं बम और पिस्तौल की राजनीति इस देश के नौजवानों को नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि बम और पिस्तौल से सिर्फ धमाका हो सकता है, लेकिन समाज को बदलने वाली क्रांति की तलवार में जो धार लगती है ना, वह विचारों के पत्थर पर रगड़ने के बाद आती है। भगत सिंह के समकालीन हमारे आजादी के दूसरे महानायक बी.आर. अम्बेडकर ने भी शिक्षा के महत्व को समझते हुए कहा था कि शिक्षित बनो, क्योंकि जब तुम शिक्षित बनोगे तब तुम संगठित होगे, और जब तुम संगठित होगे तभी तुम एक ताकतवर संघर्ष कर पाओगे। और शिक्षा के अभाव में तुम्हारा संगठन और तुम्हारा संघर्ष दोनों ही अंधी लड़ाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अंबेडकर सर ने भारत के नौजवानों का आह्वान करते हुए कहा था कि देखो, तुम पढ़ो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आप अपने अधिकारों को जानते हो, और जब आप अपने अधिकारों को जानोगे तब आप व्यवस्था या सरकार की आंखों में आंखें डाल करके अपने हिस्से का न्याय मांग सकोगे। आज हम विश्व गुरु और सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं मित्रों, हम बड़ी बड़ी इमारतें भी बना रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ कंक्रीट की इमारतों से कोई देश महान बनता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के जो देश आज सुपर पावर हैं, चाहे वो जापान हो, फिनलैंड हो या अमेरिका हो, वहां की लाइब्रेरी एक सांस्कृतिक केंद्र है। वहां के बच्चे शनिवार और रविवार को घूमने नहीं, लाइब्रेरी जाते हैं, और वहां के बुजुर्ग इन लाइब्रेरी में बैठ करके एक नई दुनिया का सपना देख रहे होते हैं और अपने बच्चों को भी दिखा रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ मोहल्ले में लाइब्रेरी नहीं है। शहरों में यदा कदा आपको लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, लेकिन वो भी लाइब्रेरी पेशेवर है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो हमारे यहाँ मोहल्लों में लाइब्रेरी नहीं, चौपाल है, जहां होता क्या है? गपबाजी होती है। यदि भारत को विकसित देश में बदलना है तो उसे अपनी लाइब्रेरी को अपना असली मंदिर और मस्जिद मानना होगा। मित्रों, जिसे आज तक हम मंदिर और मस्जिद मानते आए
और जिसकी बहस में हम उलझते आए, आप याद रखना कि मंदिर और मस्जिद की बहस में उलझने वाला समाज अपने कल को भी खो देता है और अपने आज को भी। और लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति अपना इतिहास बदल देता है। निर्णय आपको करना है। आप निर्णय कर लें कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या एक तर्क और सभ्य नागरिक। मित्रों, मैं आपको यहां यह भी याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि एक परम धर्म है कि किसी धर्म की बैसाखी के सहारे अपनी पहचान बनाने में विश्वास करने वाला व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह कभी इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो या तो हिंदू होगा या मुसलमान होगा या सिख होगा या ईसाई होगा, लेकिन वह इंसान कभी नहीं होगा। और यदि वह किसी धर्म की चादर को ओढ़ कर आया है तो दूसरे धर्म के प्रति उसके मन में एक बड़ी नफरत है। मित्रों, गुलामी की जंजीरें किससे बनी होती है? क्या गुलामी की जंजीरें लोहे से बनी होती हैं? नहीं, गुलामी की जंजीरें सदैव अज्ञानता से निर्मित होती है और उन्हें काटने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उन्हें काटा किससे जा सकता है? उन्हें काटने का एकमात्र हथियार है कलम, कागज और स्याही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पढ़ो, पढ़ाओ और अपने बच्चों के हाथों में अच्छी किताबें पकड़ा दो। कल वे खुद अपना और अपने देश का नया इतिहास लिख देंगे। अगर आपको यह वैचारिक क्रांति पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाएं जो सच में अपने जीवन में और अपने समाज में बदलाव चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपसे सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि विचार बनाते भी हैं और बताते भी हैं। जय हिंद।